हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी इंग्लिश ट्रिक ज्ञान। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और मैं आज आपके लिए एक बेहद ख़ास वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं डिस्कस करने वाला हूं इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ बात होने वाली है स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाने वाले कुछ बेहद ही ख़ास सेंटेंसेस। तो दोस्तों, एज अ टीचर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अंग्रेज़ी में ऐसे कई सेंटेंसेस हम बोलते हैं जिनको इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, जैसे मैं वहाँ गया तो आप बना देते हो आई वेंट देयर। चलिए, ये अनुवाद करके हमने कर लिया। ऐसे कई सेंटेंसेज हैं जिनको अनुवाद करके हिंदी टू इंग्लिश करके आप काम चला सकते हैं। लेकिन इसके अलावे भी कई ऐसे सेंटेंसेज हैं जिसको आप अनुवाद नहीं कर सकते। अब जैसे कहना हो कि बस बहुत हो गया, ठीक है, बस बहुत हो गया, तब आप इसका क्या अनुवाद करेंगे ज़रा आप सोच के बताइए। या कहना हो यार तुमने तो हद कर दी, क्या अंग्रेजी बनाएंगे आप, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। या कहना हो कि तुम तो हद हो यार, कैसे करोगे। ठीक है, नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में ऑलरेडी बने हुए हैं जो इस तरह के वाक्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमें करना क्या है, बस इतना सा करना है कि हम इन सेंटेंसेस को एक बार अच्छे से देख लें और 2-4 बार बोलकर प्रैक्टिस कर लें कि इस सेंटेंस में, क्योंकि ऐसी बातें अक्सर मुंह से निकलती रहती है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के वाक्य हिंदी में हमें बोलना हो वहाँ पे आप इंग्लिश में ये सेंटेंस यूज़ कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वीडियो के बनाने का यही मकसद है कि जो वाक्य अंग्रेजी के ट्रांसलेट नहीं हो सकते हैं या हिंदी में जो वाक्य ट्रांसलेट नहीं होते हैं हिंदी वाले, उनके लिए मैं आपको कुछ स्पेशल सेंटेंसेस देने जा रहा हूँ। तो कुछ सेंटेंसेस जो इस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं उन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो देखिए, जैसे ये सेंटेंस है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अब अगर आप इसको अनुवाद करेंगे तो शायद लिखना होगा कि आई ऑलवेज गिव यू सपोर्ट समथिंग ऐसा, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए बिल्कुल अलग सेंटेंस आएगा। जैसे कि आप बोल सकते हो आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा या साथ दूंगा। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। या आप बोल सकते हैं आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू। ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू, कि मैं हमेशा हर मुसीबत की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तो इस तरह के वाक्यों को आप अनुवाद करेंगे तो वो एक अलग बात है, आप करने को कर सकते हैं, पर वो परफेक्ट नहीं है, जो सूटेबल भी नहीं है। तो आप उससे अच्छा है कि इसको रट लें, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें और इसी वाक्य को या इन्हीं वाक्यों को बोलना शुरू कर दें। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब एक और वाक्य ले लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। होता ना भाई, मैंने ये काम नहीं किया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो इसको कैसे बोलेंगे। अब क्या इसमें हैंड का यूज़ होगा क्योंकि इसमें हाथ लगा हुआ है। देख लेते हैं, आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस। ठीक है, अब अगर कोई इसको अनुवाद करेगा तो हो जाएगा देयर इज़ नो हैंड इन दिस, देयर इज़ नो माई हैंड, नॉट माई हैंड, यानी कुछ भी रिडिकुलस सा ट्रांसलेशन बना देगा। तो वो ट्रांसलेशन की ज़रूरत यहाँ नहीं है, ये स्पोकन इंग्लिश है, बात समझ लीजिए। तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मतलब मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस। ठीक है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। इन्वॉल्व मतलब शामिल होना। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस। क्लियर है, ओके। एक और वाक्य देखते हैं, मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया। अक्सर लोग बोलते हैं यार मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखा दिया, ऐसा तो चाहता नहीं था। अब इसको हम क्या बोलेंगे, अनजाने, अननोइंगली, ठीक है, दिल हो गया, हर्ट हो गया। चलिए सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई हर्ट यू अननोइंगली। ठीक है, आई हर्ट यू, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया, दुखी किया, अननोइंगली, अनजाने में। ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन हो गया, पॉसिबल था तो हो गया। अगर कोई बोले कि मैं उसने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया, तो वो आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, उसने का ही हो जाएगा और अननोइंगली उसके सामने लगा दीजिएगा, ही अननोइंगली हर्ट यू, कि उसने तुम्हें जानबूझकर तुम्हारा दिल दुखा दिया।
ठीक है, चलिए आगे सेंटेंस ले लेते हैं। अक्सर ये सेंटेंस मिलता है, मैं क्लास में प्रथम आता हूँ, या कोई बोलता है कि मैं क्लास में सेकंड आता हूँ, तो वो क्या बोलेगा, आई कम फर्स्ट इन द क्लास या आई कम सेकंड इन क्लास? जी नहीं, सुटेबल जो सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश में है वो है आई स्टैंड फर्स्ट इन क्लास। स्टैंड का यूज होगा, ठीक है, स्टैंड फर्स्ट। सेकंड आता है आई स्टैंड सेकंड इन क्लास, कि मैं क्लास में सेकंड आता हूँ। ये स्टैंड की जगह कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश है, यहाँ हमें ट्रांसलेशन नहीं करना होता है। तो यही फ़र्क है स्पोकन और ट्रांसलेशन में। नेक्स्ट, ये बड़ा मशहूर सेंटेंस है, मैं इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाता हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं अंग्रेजी बोलते बोलते अटक जाता हूँ, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? अब इंग्लिश बोलते बोलते 2 बार आए, क्या होगा इसका अंग्रेजी? फिर अटकना का क्या होगा? तो इतना दिमाग लगाने से अच्छा है आप इस तरह से बोलो, आई फंबल। फंबल मतलब अटकना। फंबल बड़ा पॉपुलर वर्ड है, आप द कपिल शर्मा शो में यूज सुने होंगे। कपिल शर्मा हमेशा अपने को एक्टर्स जो होते हैं, सुमोना या वो चाय वाला, तो उसको हमेशा फंबल बोलते थे कि तुम फंबल कर रहे हो, तुम फंबल करते हो। तो फंबल का मतलब होता है किसी बात को बोलते समय अटक जाना, ठीक है, तो ये फंबल हो गया। तो आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, कि जब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ मैं अटक जाता हूँ, या अंग्रेजी बोलते बोलते अटक जाता हूँ, ठीक है। तो कितना आसान है, आप आसानी से इसको याद रख लीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जब भी ये लाइन हिंदी की बोलनी होगी, आप उसके जगह आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश आराम से बोल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, हमें आपा नहीं खोना चाहिए। आप इसको अनुवाद कर सकते हैं, आसान सेंटेंस है, जैसे कि वी शुड नॉट लूज आवर टेम्पर। ओके, तो ठीक है, वी शुड नॉट लूज, हमें नहीं खोना चाहिए आवर। अभी आपा, आपा मतलब हो गया कोई कंट्रोल, तो आप यहाँ टेम्पर यूज कर सकते हैं या फिर कंट्रोल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। वी शुड नॉट लूज योर कंट्रोल, आवर कंट्रोल, कि हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, ठीक है। तो ये आसान था, ये किया जा सकता था। चलिए आगे आते हैं, मुझे तो बल्कि खुशी होगी। अक्सर हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि भाई अगर ऐसा होता तो मुझे तो खुशी होती। बल्कि का क्या मीनिंग है? अब इसको अनुवाद नहीं कर पाएंगे तो सेंटेंस क्या लिखाने बनाएंगे, इट विल रादर प्लीज मी। जी हाँ, इट विल रादर प्लीज मी। रादर का सेंस कभी कभी बल्कि के अर्थ में लिया जाता है। प्लीज हो गया खुशी, और होगी है तो विल भी आ गया। इट विल रादर प्लीज मी, यानी इससे मुझे तो खुशी होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो दुख होने की क्या बात है, इससे तो बल्कि मुझे खुशी होगी। इट विल रादर प्लीज मी, तो आप इसको रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके लिए, वो शायद ही कभी मुझसे मिल पाए। अक्सर ऐसे बोलते हैं कि अब हम लोग अलग हो गए, शायद कभी मुलाकात हो या कभी वो मुझसे मिल पाए। तो इसको भी अनुवाद करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसके लिए भी मैं आपको एक इंग्लिश सेंटेंस दे देता हूँ। शायद के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं आई डोंट थिंक। आई डोंट थिंक, वो शायद ही कभी, नेगेटिव है इसलिए आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आई डोंट थिंक इफ़ ही कुड एवर मीट मी, कभी एवर हो गया, ठीक है, मिल पाए, कुड और मिलना मीट एक साथ हो गया क्योंकि वो संभावना दिखा रहा है। तो आई डोंट थिंक इफ़ ही कुड एवर मीट मी, कि शायद मुझसे कभी मिल पाए, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, शायद, ठीक है। चलिए आगे है, मेरे कोट को पहन के देखो। अक्सर हम बोलते हैं मेरा कोट ट्राई करके देखो, मेरा चप्पल पहन के देखो तो मैं आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, ट्राई माई कोट ऑन। ट्राई माई कोट ऑन, ठीक है, मेरे कोट को पहन के देखो, ट्राई माई कोट ऑन। मान लो चप्पल है तो ट्राई माई स्लीपर्स ऑन, ठीक है। क्लियर है, कितना आसान है। इतना बड़ा सेंटेंस छोटा सा अंग्रेजी हो गया, याद रख लीजिएगा, काम आ जाएगा। आज मैं किसी तरह बच गया। अक्सर होता है हम फंस जाते कहीं, हेलमेट के बिना बाइक चला रहे हैं, पुलिस ने देख लिया, लेकिन किसी तरह बच गए, तो हम बोलते भाई आज मैं किसी तरह बच गया। समहाउ, आई समहाउ एस्केप्ड टुडे। आई समहाउ किसी तरह एस्केप बच गया, टुडे आज। ये बिल्कुल आसान था, ठीक है, कोई भी बना लेगा। ये आप बना सकते हैं, आई समहाउ मैनेज्ड टू एस्केप टुडे। ये भी बोल सकते हैं, आई समहाउ मैनेज्ड टू एस्केप टुडे, या फिर आई समहाउ एस्केप्ड टुडे, आज मैं किसी तरह बच गया। क्लियर है। चले नेक्स्ट सेंटेंस है, मेहमानों की खातिरदारी करो। बड़ा कॉमन सा वर्ड है खातिरदारी करना। जब भी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो ये सेंटेंस अक्सर मिलता है, खातिरदारी। हालांकि ये उर्दू वर्ड है। चलिए अब इसके लिए हम बनाते हैं लुक आफ्टर। खातिरदारी यानी लुक आफ्टर, देखभाल करना। किसकी? द गेस्ट्स, मेहमानों की। लुक आफ्टर द गेस्ट्स, मेहमानों की खातिरदारी करो। लुक आफ्टर द गेस्ट्स, ओके, मेहमानों की खातिरदारी करो, लुक आफ्टर द गेस्ट्स।
नेक्स्ट है, शायद ही किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश की हो। अब कोई घर छोड़ के चला गया, उसको लगता है कि शायद ही किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश की हो, अगर की होती तो मेरे तक पहुंचता। तो अब इतना लंबा सेंटेंस को हम कैसे करेंगे? सी, आई डोंट थिंक, फिर से आ गया शायद, तो फिर ले लिया मैंने आई डोंट, शायद ही या मुझे नहीं लगता। थिंक, इफ समवन, कि शायद ही किसी ने ट्राई टू लुक फॉर मी, लुक फॉर फ्रेज है मतलब ढूंढना, ठीक है, कोई खोई हुई चीज़ ढूंढना तो लुक फॉर हो जाता है। आई डोंट थिंक इफ समवन ट्राई टू लुक फॉर मी, शायद ही किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश की, ढूंढना ट्राई। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, इफ समवन, शायद किसी ने, ट्राइड, कोशिश की, टू लुक फॉर मी, मुझे ढूंढने की। ओके, नेक्स्ट है, मैंने अपनी शर्त रखी। अक्सर होता है हम बोलते हैं भाई मैंने तो अपनी शर्त रख दी, अब माने या ना माने उसकी मर्जी। तो शर्त रखना, शर्त का अंग्रेजी बेट होता है, तो क्या मैं यहाँ बेट लगा दूँ? जी नहीं। यहाँ देखिए, आई पुट माई कंडीशन, कि मैंने अपनी कंडीशन रख दी, आई पुट मैंने रख दी, माई कंडीशन, तो यहाँ ये शर्त कंडीशन वाला है, ना कि वो बेट लगाने वाला। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आई लेड माई कंडीशन, आई लेड माई कंडीशन, मैंने अपनी कंडीशन रख दी, अब वो माने तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आई लेड माई कंडीशन, आई पुट माई कंडीशन। तो इस तरह से सेंटेंसेस को रट लीजिए। यह मकान किराए के लिए खाली है, ये अक्सर लिखा होता है गेट पे, कोई बड़े मकान के गेट पे, यह मकान किराए के लिए खाली है। क्या होगा इसमें? खाली का वेकेंट होता है, एम्प्टी होता है, तो क्या यहाँ एम्प्टी या वेकेंट लिखे लगाएंगे? देख लीजिए, किराए का रेंट होता है, क्या यहाँ रेंट कहीं दिख रहा है? नहीं। ठीक है, क्या सेंटेंस आया? दिस हाउस इज टू लेट, लेट का मतलब होता है किराए के लिए देना या किराए के लिए खाली होना। दिस हाउस इज टू लेट, यह मकान, दिस हाउस, किराए के लिए, टू लेट, खाली है, तो किराए के लिए खाली है का टू लेट होता है। तो कई बार आप देखे होंगे मकान के बगल में लिखा होता है टू लेट, यानी बस इतना ही है, किराए के लिए खाली है। टू लेट मतलब किराए के लिए खाली है। क्या खाली है? मकान है, तो दिस हाउस लगा दिए, दिस फ्लैट इज टू लेट। अब इतना ना लिख के लोग शॉर्टकट लिख देते हैं टू लेट, मतलब किराए के लिए खाली है। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था। अब तड़पना का बहुत अंग्रेजी होगा, रेस्टलेस हो जाना, बेचैन हो जाना। ओके, क्या मैं यहाँ पे बेचैन के लिए रेस्टलेस यूज करूँ? नहीं। देखते क्या निकलता है। आई वॉज क्रेविंग टू सी यू, क्रेविंग मतलब ललायत होना, कुछ पाने, कुछ करने के लिए। आई वॉज क्रेविंग, मैं तड़प रहा था, टू सी यू, तुम्हें देखने के लिए। बाकी ठीक है, लेकिन मेन था तड़प रहा था, क्रेविंग, ठीक है, वो मिलने के लिए तड़प रहा था। क्रेविंग टू मीट मी, ठीक है, कुछ भी करने के लिए, क्रेविंग टू डू दिस, तो क्रेविंग मतलब ललायत होना, तड़पना। आई वॉज क्रेविंग, मैं तड़प रहा था, टू सी यू, तुम्हें देखने के लिए। कितना आसान था। काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। अब इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करना सबके बस की बात नहीं, तो बेहतर है कि हम इसको रट लें। क्या बनेगा? आई विश, काश। अब देखिए यहाँ पे काश है तो आई विश लग गया, शायद था तो आई डोंट थिंक लगाया था। आई विश ही हैड द फील, काश उसे एहसास होता, ऑफ माई पेन, मेरे पेन का, मेरे दर्द का, मेरे दुख का, दुख पेन हो गया, ठीक है। इफ आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन, काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। क्लियर है? रट लीजिएगा। मैं न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ ना, आधा होना चाहिए था लेकिन नहीं टाइप हो सका। न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ। अब पढ़ना का अंग्रेजी या तो स्टडी होता है या रीड होता है, तो क्या मैं यहाँ बोल दूँ आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे? जी नहीं, यहाँ होगा आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। देखिए, गो थ्रू का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ से होकर गुजरना। इट्स एन फ्रेज, इट्स अ फ्रेज, यानी कि लगा पूरी तरह से गुजरना। मतलब न्यूज़पेपर देखना मतलब कोई पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, वो उससे होकर गुजरता है, एक पन्ना दो पन्ना, कोई भी पूरा नहीं पढ़ता है, ठीक है। हेडलाइन पढ़ता है और कोई खास न्यूज़ है तो उस पर फोकस करता है, बाकी वो पूरा नहीं पढ़ता, इसलिए वो गो थ्रू होता है कि वहाँ से वो गुजर जाता है, पलट देता है, पूरा नहीं पढ़ता है। तो रीड नहीं होगा, कोई बुक नहीं कि आप उसको रोजाना रीड करते हो। तो आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। देखिए कितना नया लग रहा होगा, है ना, लेकिन आप इसको अनुवाद करेंगे तो फिर रीड हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अपने दिल को कैसे समझाऊं, कितना अच्छा सेंटेंस है। अक्सर हम कहते हैं यार मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसे काम करूँ, अपने दिल को मैं कैसे मना लूँ। अब यहाँ समझाने का अंग्रेजी हम जानते हैं अंडरस्टैंड है, तो क्या मैं अंडरस्टैंड लिख दूँ? जी नहीं। क्या होगा? हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। देखिए यहाँ पे कन्विंस करने की बात हो रही है, दिल को कन्विंस करने की बात हो रही है, अंडरस्टैंड करने की बात नहीं हो रही है। हम जैसे किसी को समझाते हैं, कोई बात बताते हैं, तो वो कन्विंसिंग होता है, अंडरस्टैंड नहीं होता। हाउ डू आई
कन्विंस माई हार्ट, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, हाउ डू आई कन्विंस यू। ठीक है, तो किसी को समझाने के लिए कन्विंस करना होता है और खुद समझना है तो अंडरस्टैंड होता है। यही फ़र्क है दोस्तों वोकैब का, इसलिए वोकैब स्ट्रॉन्ग रखिए। ओके, चलिए, होनी को कौन टाल सकता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अक्सर लोग बोलते हैं जब किसी की मौत हो जाती है, कोई दुखद घटना होती है, तो लोग कहते हैं ना होनी को कौन टाल सकता है। अब यहाँ होनी का अंग्रेजी क्या होगा, टालने क्या क्या होगा, इतना ढूंढने से अच्छा है शॉर्टकट में हु कैन चेंज द डेस्टिनी, हु कैन चेंज द डेस्टिनी, हु कैन चेंज, कौन टाल सकता है, कौन बदल सकता है। टालना हो गया बदल देना, होनी मतलब जो होने वाला यानी किस्मत, डेस्टिनी, हु कैन चेंज द डेस्टिनी, कि होनी को कौन टाल सकता है। तो कितना आसान था, आप इसको याद रख लीजिएगा, यूज़ कीजिए, 2-4 बार यूज़ करेंगे आपके ज़बान पे आ जाएगा और फिर अंग्रेजी ज़बान से निकलेगी, दिमाग से नहीं। और एक आखिरी सेंटेंस हम लेते हैं, कितना बदल गया तू। ये सेंटेंस बड़ा ही फेमस है, अक्सर दोस्तों से कहते हैं यार तू तो बदल गया, तो कितना बदल गया, तो कैसे बोलेंगे इसको अंग्रेजी में, बदलने का तो चेंज होता है। चलिए ठीक है, हाउ, हाउ चेंज्ड यू आर, हाउ चेंज्ड यू आर, तुम कितने बदल गए हो। अब ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप दे दिया, वैसे एक्सक्लेमेटरी साइन भी दे सकते थे। हाउ चेंज्ड यू आर, तुम कितने बदल गए हो या तू कितना बदल गया है। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर नाउ, यही था आज का लेसन जिसमें मैंने आपको ये बताया कि अंग्रेजी के सारे वर्ड के जो होते हैं वो अनुवाद करके नहीं बोले जाते हैं, कुछ जो यूज टू स्पीकिंग में आते हैं बोले जाते हैं वो आपको याद कर लेना चाहिए, ताकि मौके पर आप ऐसे वाक्य बोल सके और अपना काम निकाल सके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी अंग्रेजी बोलना धीरे धीरे सीख जाएं, और बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो इसका मैं पार्ट 2 पार्ट 3 करके और भी बना दूंगा। ठीक है, ताकि आप और भी इस तरह के इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस का इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होता है, स्पोकन इंग्लिश में उसको कैसे बोलते हैं वो आप सीख सकें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, सी यू, गुड बाय।